Hello students, today we are going to discuss about variation of electrolytic conductance with dilution. Electrolytic conductance related with flow of ions. जितने ज्यादा आयंस होंगे और जितना इजीली वो मूव करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। अब डाइल्यूशन का इफेक्ट चेक करना है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस पे, तो इसके लिए हमने क्या किया, एक कंटेनर ले लिया। कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ले लिया। फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 1 लीटर और इसके अंदर टोटल 5 आयंस प्रेजेंट थे, यानी ये 5 आयंस क्या कर रहे थे, फ्लो कर रहे थे और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस शो कर रहे थे। ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मतलब आपने उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा सॉल्वेंट या वाटर ऐड कर दिया। ऐड करने पर टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 2 लीटर। अब इलेक्ट्रोलिटिक जो सॉल्यूशन था उसकी कंसंट्रेशन तो सेम है, यानी आयंस तो अभी तक सेम है, लेकिन क्या होगा, जैसे आप वाटर ऐड करोगे तो ये आयंस एक दूसरे से स्प्रेड हो जाएंगे। आयंस का नंबर सेम है बट डाइल्यूशन करने पर उनके अंदर स्पेस बढ़ गया, सो आयंस की मोबिलिटी डाइल्यूशन पे इंक्रीज हो गई। जितने इजीली आयंस मूव करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो डाइल्यूशन करने पर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस ऑलवेज इंक्रीज होती है। सेकेंड चेक कर रहे हैं अपने कंडक्टिविटी। देखो कंडक्टिविटी आयन से कैसे रिलेटेड है। कंडक्टिविटी है कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। एक फिक्स वॉल्यूम के अंदर, फिक्स एरिया के अंदर आपने चेक करना है। क्या किया था आपने, कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया था, अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर था। टोटल 5 आयंस थे उसके अंदर। डाइल्यूशन पे क्या कर दिया आपने, उसको 2 लीटर कर दिया। आयंस क्या हो गए, स्प्रेड हो गए। और कंडक्टिविटी में आपने क्या चेक करना है, पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में चेक करना है। स्टार्टिंग के अंदर इस वॉल्यूम में 5 आयंस थे जो कंडक्टेंस शो कर रहे थे, लेकिन डाइल्यूशन पे क्या हुआ, आयंस स्प्रेड हो गए, तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर आयंस का नंबर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। डाइल्यूशन करने पर नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो गए, सो कंडक्टिविटी भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। कंडक्टेंस इंक्रीज होगी डाइल्यूशन पे और कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। नाउ वी आर चेकिंग वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी से रिलेटेड हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, कापा अपॉन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इट इज इन द फॉर्म ऑफ मोलरिटी। और अपने को पता है डाइल्यूशन कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा डाइल्यूशन होगा कंसंट्रेशन कम होगी, तो हमें डाइल्यूशन का इफेक्ट चेक करना है। तो डाइल्यूशन ज्यादा करने पर कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम, और कंसंट्रेशन कम करने पर मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज। क्लियर, डाइल्यूशन किया है आपने यानी वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया। वॉल्यूम इंक्रीज करने पर कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज, और मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी इंक्रीज। अब इस मोलर कंडक्टिविटी का केस चेक करते हैं हम 2 केसेस के लिए। फर्स्ट केस इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक NaCl, HCl, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जब भी आप इनको इलेक्ट्रोलाइट को यूज करोगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, वो कंप्लीटली क्या होते हैं, आयोनाइज्ड। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली यानी 100% आयोनाइज है।
डाइल्यूशन कर रहे हो तब भी क्या होंगे, वो 100% आयोनाइज होंगे। डाइल्यूशन करने पर जितने आयंस पहले थे उतने ही आयंस क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे बाद में भी। बट डाइल्यूशन करने पर उन आयंस के अंदर गैप बढ़ जाएगा, वो इजीली मूव करेंगे। सो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो गई, इंक्रीज। और मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, उसको हम शो करते हैं ग्राफ की हेल्प से। एक साइड हमने ले लिया लैम्डा एम और उसका वेरिएशन चेक कर रहे हैं हम रूट सी से। सी क्या है, कंसंट्रेशन। तो उसका ग्राफ आता है इस वे में, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या हो रहा है, देखो कंसंट्रेशन यहां ज्यादा है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम हो रही है, कंसंट्रेशन कम होने का मतलब है डाइल्यूशन बढ़ रहा है। जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ रहा है तो मोलर कंडक्टिविटी देखो पहले कम है, और जैसे जैसे डाइल्यूशन कर रहे हो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर। अब इस ग्राफ के लिए अगर हम एक इक्वेशन शो करना चाहें तो हमें पता है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमेशा हम एक इक्वेशन लेते हैं, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। y मतलब जो y एक्सिस पे है यानी कि ये लैम्डा एम इज इक्वल टू सी। सी होता है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मीनिंग है अगर ग्राफ 0 से स्टार्ट होता तो उसमें इंटरसेप्ट कितना होता है, 0। लेकिन ग्राफ यहां से स्टार्ट नहीं हो रहा, ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से, लेकिन इसको टच नहीं कर रहा, तो हम एक टेम्परेरी इसको टच कर लेते हैं। तो ये है इसका इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट को कैसे डिनोट करेंगे, देखो आपको पता है कंसंट्रेशन यहां 0, यहां से इंक्रीज हो रही है। क्लियर। तो 0 कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन खत्म हो गई, इट मींस आपने इतना ज्यादा डाइल्यूशन कर दिया है। कितना डाइल्यूशन कर दिया है, डाइल्यूशन किया है आपने इनफाइनाइट। कंसंट्रेशन कर दी 0 तो डाइल्यूशन क्या हो गया, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट पे जो मोलर कंडक्टिविटी है उसको हम शो करेंगे लैम्डा एम इनफाइनाइट या लैम्डा एम नॉट से। इट इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो इंटरसेप्ट की जगह क्या आ गया, लैम्डा एम नॉट या इनफाइनाइट। फिर आता है एम एक्स। एक्स क्या है, जो एक्स के ऊपर प्रेजेंट है यानी रूट सी। और एम क्या होता है, स्लोप। आपको पता है ग्राफ का स्लोप कैसा आ रहा है, डाउन साइड में आ रहा है। इट मींस यहां पर क्या आएगा, माइनस। और इसके स्लोप के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं कैपिटल ए, जो क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट की नेचर पे डिपेंडेंट है। तो हमारी एक इक्वेशन बन गई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए रूट सी। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डिबाई-हक्केल-ऑनसेगर इक्वेशन। तो अब हम सेकेंड केस ले रहे हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। जनरली वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% आयोनाइज नहीं होते, 60-70% आयोनाइज होते हैं। सो अगर हमने क्या कर दिया, उनका डाइल्यूशन कर दिया, तो डाइल्यूशन करने पर उनका आयोनाइजेशन कंप्लीट हो जाता है 100%। 100 में से फॉर एग्जांपल पहले 70-80 पार्टिकल से क्या कर रहे हैं, आयोनाइज हुए हैं, तो वो ही मोलर कंडक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। बट डाइल्यूशन करने पे सारे के सारे आयंस डिवाइड हो गए, आयोनाइज हो गए हैं, तो वो टोटल ही क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब इस केस के अंदर अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहां पर अगेन हमने ले लिया लैम्डा एम और यहां पर ले लिया रूट सी। यहां पर 0 है कंसंट्रेशन और यहां पर इंक्रीज होगी। अब ग्राफ ड्रॉ करने पर देखा कि ग्राफ कुछ इस वे में था। क्या था
यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है, इट मीन्स डाइल्यूशन कम है, तो यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कुछ भी हो सकती है, 10 हो सकती है, 11 हो सकती है। अब धीरे धीरे आपने क्या किया, कंसंट्रेशन को कम किया, इट मीन्स डाइल्यूशन कर रहे हो, तो एकदम से इतना ज्यादा स्टीप इंक्रीजमेंट हुआ। क्यों हुआ, इस पे बेस क्वेश्चन आता है। बिकॉज स्टार्टिंग के अंदर जब आपने एक नॉर्मल कंसंट्रेशन लिया है, डाइल्यूशन नहीं हुआ है, तो उस टाइम में वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड ही नहीं हो रहे, लेकिन डाइल्यूशन करने पर, यानी बहुत ज्यादा डाइल्यूशन करने पर वो 100% आयोनाइज हो गए और एकदम से उसमें शार्प इंक्रीजमेंट हो जाता है। जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ क्या होगा, उसके अंदर भी इंक्रीजमेंट हो रहा है, लेकिन उसमें इतना भी इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा है जितना वीक इलेक्ट्रोलाइट में हो रहा है। तो इसके अंदर ये स्ट्रेट लाइन जैसा आता है और इसके अंदर एक शार्प इंक्रीजमेंट है। रीजन वही है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी आयोनाइज होते हैं और डाइल्यूशन पे भी 100% आयोनाइज होंगे, और वीक इलेक्ट्रोलाइट पहले कंप्लीटली आयोनाइज नहीं है और डाइल्यूशन पे कंप्लीटली आयोनाइज हो गए, सो इस टाइप का ग्राफ आता है। सो नेक्स्ट टर्म वी आर टेकिंग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। It is denoted by lambda m naught. क्या है limiting molar conductivity? On dilution, on excess dilution, when volume becomes infinite and concentration becomes zero, that time molar conductivity is called limiting molar conductivity. अब इस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करने के लिए एक साइंटिस्ट है कोलरॉश, इसने अपना लॉ दिया था, दैट इज कोलरॉश लॉ। अब कोलरॉश लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, डाइल्यूशन कर दिया आपने, इतना एक्सेस डाइल्यूशन कर दिया कि आयंस एक दूसरे से इतने ज्यादा फ्री हो गए कि उनके बीच में कोई भी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स नहीं लग रहा, लग भी रहा है तो हम उसे नेग्लिजिबल कंसिडर कर रहे हैं। इट मीन्स वो आयंस फ्री हैं मूवमेंट के लिए। सो दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। इंडिपेंडेंटली आयंस मूव कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the limiting molar conductivity of an electrolyte, यानी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी, इसे लैम्डा एम इनफाइनाइट से भी शो कर सकते हैं, लैम्डा एम नॉट से भी शो कर सकते हैं। जैसे आपने मान लिया AX BY, इसके लिए आपने निकाली, कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, तो उस इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल contribution of cations and anions present in electrolyte। यानी ये इलेक्ट्रोलाइट है तो जो A का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी उसको आपने B की मोलर कंडक्टिविटी के अंदर ऐड करना है। AX यानी नंबर बता रहा है A की कितने नंबर है X, B के कितने नंबर है Y, या इनके मोल शो हो रहे हैं, तो वो आपने कहाँ लगा देने हैं, इधर। A के X मोल है और B के Y मोल, तो ये है आपका कोलरॉश लॉ। क्लियर? किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसके अंदर प्रेजेंट आयंस की मोलर कंडक्टिविटी के टोटल या सम के इक्वल है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉश लॉ। फर्स्ट एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ limiting molar conductivity of weak electrolyte with the help of strong electrolyte। देखो कैसे, जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया था कंसंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टिविटी के अंदर, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कुछ इस वे का ग्राफ था।
अगर इस केस में इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो हम ग्राफ को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। वो क्या हो जाती है, उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कुछ इस टाइप का ग्राफ था, तो अगर हम इसे एक्सटेंड करना भी चाहें तो हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। सो इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना इजी नहीं है। तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। लाइक आपको एक एसिड गिवन है CH3COOH, इथेनॉइक एसिटिक एसिड, इट इज अ वीक एसिड। तो इसको कैसे फाइंड आउट करें, इसके लिए आपको कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स दिए हैं, लाइक CH3COO पोटेशियम इथेनॉइड। इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको दे रखी है X। दूसरा आपको दे रखा है HCl का, इसकी मोलर कंडक्टिविटी आपको दे रखी है Y। एंड थर्ड दे रखा है आपको KCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज Z। कैसे फाइंड आउट करना है, देखो आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, इट मींस ये कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे। अगर ये डिसोसिएट होगा तो कैसे डिसोसिएट होगा, इसके दो आयंस फॉर्म होंगे, CH3COO प्लस एक होगा पोटेशियम। सेम थिंग HCl भी स्ट्रॉन्ग है, सो ये इस वे में डिसोसिएट होगा। एंड थर्ड KCl है, वो डिसोसिएट होगा इस वे में। अगर हम इन सब का सम कर दें और कुछ इस टाइप से फाइंड आउट करें कि हमारे लिए रिमेनिंग पार्ट कैसे क्या बचे, देखो आपको पता है CH3COOH का अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपके लिए दो पार्ट्स होने चाहिए, CH3COO माइनस प्लस में क्या आना चाहिए H। तो हम इसको किस वे में कनेक्ट करें, कैसे, देखो लैम्डा CH3COO का ऐड कर दिया HCl के अंदर और KCl के अंदर। इसका क्या था, CH3COO माइनस प्लस किसके साथ था, K का। HCl को तोड़ेंगे तो H और Cl, और K को तोड़ेंगे KCl को तो K और Cl। तो कुछ हम ऐसा करें कि ये रिमेनिंग में CH3COO माइनस रह जाए, K हमें चाहिए नहीं तो इसे हमें हटाना है, H रह जाए, Cl भी हमें नहीं चाहिए, इसको भी हटाना है, अगेन K आ गया Cl। तो हम क्या करेंगे, इस KCl वाले को माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी इसको प्लस ना करके माइनस कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, K वाला माइनस में हो गया और Cl वाला भी माइनस में हो गया। तो अब इससे क्या होगा, ये वाला K इस वाले K से कैंसिल आउट हो सकता है और ये Cl वाला इससे कैंसिल आउट हो सकता है। तो रिमेनिंग पार्ट अपने आप क्या बचेगा, लैम्डा CH3COO माइनस और लैम्डा H। ये सारे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हैं, इट मींस लैम्डा नॉट। क्लियर। तो हमने क्या किया, CH3COO K की वैल्यू थी X, उसके अंदर क्या ऐड कर दिया HCl को यानी Y, और क्या माइनस कर दिया Z। तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट होगी X प्लस Y माइनस Z से। तो अब हम सेकेंड एप्लीकेशन कर रहे हैं कोलरॉश लॉ का, टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसको हमने शो कर दिया अल्फा से। आपको पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी भी आयोनाइज कंप्लीटली नहीं होते, उनका कुछ परसेंटेज आयोनाइज होता है। तो उस डिग्री को हमने शो कर लिया अल्फा से। उस अल्फा का फॉर्मूला है लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम नॉट। इट इज द मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। जिस कंसंट्रेशन पे आपसे पूछा है उस कंसंट्रेशन पे प्रेजेंट मोलर कंडक्टिविटी। लैम्डा
एम नॉट, इट इज अ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो हमें फाइंड आउट करनी है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से। इस अल्फा की हेल्प से हम डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके रिगार्डिंग हमने 11th में स्टडी किया है, k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर। तो इससे डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कैलकुलेट हो सकता है। तो ये था आपका कॉलरश लॉ। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।